हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम जो जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि पढ़ रहे थे, उसमें हमने जनसंख्या वितरण पढ़ लिया था, जनसंख्या घनत्व पढ़ लिया था। आज हम जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या वृद्धि पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है भौतिक कारक। स्थिति, भौतिक कारक में भी पहला है स्थिति। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। लोग समतल मैदान और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं, क्योंकि मैदानी भाग हुए, मंद ढाल वाले प्रदेश हुए, वहां पर हर प्रकार की खेती करने में भी सुविधा होती है और वहाँ पर औद्योगिक विकास भी अच्छा होता है और जो परिवहन सुविधा है वो भी मिल जाती है। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन विकास बाध्य होता है, इसलिए प्रारंभ से कृषि और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए ही जो भी प्रारंभिक काल हुए उसमें जो सभ्यता है वो भी मैदानी क्षेत्रों में ही विकसित हुई। ठीक है। फिर है जल की उपलब्धता। लोग उन क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध हो। यही कारण है कि विश्व की महान नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र है। जैसे देख ली, नील नदी देख लो, गंगा नदी देख लो। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होकर निकलते है तो उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। वैसे ही अफ्रीका में नील नदी पर ही सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। और जो पुरानी सभ्यताएं हैं उनका भी जो विकास वगैरह है वो नदी के जो किनारे पर ही हुआ है। जैसे मिस्र सभ्यता का देख लो, नील नदी, और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी पर। ठीक है। फिर जलवायु, अति उष्ण अति ठंडे मरुस्थलों में विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक है। भूमध्य सागरीय प्रदेश शुष्क जलवायु के कारण ही प्रारंभिक काल से ही बसे हुए क्षेत्र है। भूमध्य जो सागर है उस वहां पर जो जलवायु है वो बहुत सुखद है, मतलब वो रहने योग्य है, जो मानव है उनके अनुकूल है, इसलिए ही वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है। फिर है मृदा। उपजाऊ मृदा कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बनती है। अब मृदा के अनुसार भी लोग रहते हैं। जैसे कहीं उपजाऊ मृदा है तो वहां पर कृषि भी अच्छी होगी तो लोग वहां पर ज्यादा रहेंगे। जैसे कि भारत में अधिकांश जनसंख्या कृषि करती है, इसलिए उनको मृदा वगैरह देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। फिर है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में है खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है। मतलब जहाँ पर खनन वगैरह हो रहा है, कहीं पर तांबा निकल रहा है, कहीं लोहा निकल रहा है, कहीं पत्थर वगैरह निकल रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर औद्योगिक इकाइयां लगती है, तो वहां पर रोजगार का अवसर मिलता है। जैसे अफ्रीका में जो कटंगा है, तांबा पेटी, वहां पर वैसे तो वो जगह रहने योग्य नहीं है, फिर भी वहां पर जनसंख्या बसाव अधिक है, क्योंकि वहां पर तांबे की खान है और उस तांबे के खान खनन क्रिया की वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसलिए वहां पर जनसंख्या अधिक बसाव है। फिर नगरीकरण, नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक, चिकित्सा सुविधा तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करता है। ठीक है। इसलिए नगर की और जनसंख्या अधिक आकृष्ट होती है। फिर है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इसमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन, परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। अब कारखाने लग गए, जैसे कपड़ों का ही कारखाना लग गया, तो उस कारखाने से बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन सेवा तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए परिवहन सेवा के लिए लोग वहां पर अधिक बसते हैं। अब कपड़ा तो बना लिया, अब उसे बाजार तक भी पहुंचा लिया, अब बाजार में बेचने वाला भी तो चाहिए, दुकानदार। हाँ, ठीक है। और जो काम कर रहे हैं श्रमिक, उनको अब तो उनके लिए डॉक्टर भी चाहिए, उनको पढ़ाने के लिए अध्यापक भी चाहिए। तो जहाँ पर औद्योगिकरण हो रहा है वहां पर अन्य सेवाएं अपने आप ही उपलब्ध हो जाती है, इसलिए यहाँ पर भी लोग अधिक बसना पसंद करते हैं। फिर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोग को आकर्षित करते हैं। अब कोई स्थान है, जैसे कहीं धार्मिक स्थान है, जैसे समझ लो कि हमारे कोई जैसे शिव जी का मंदिर है, जैसे केदारनाथ वगैरह हो गए, तो वहां पर
वो धार्मिक स्थान है तो वहां पर लोग वो स्थान लोगों को ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए वहां पर लोग जाकर ज्यादा रहना पसंद करते हैं कि भाई हाँ हम तो भगवान के चरण में रह लेंगे ऐसे वगैरह। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से लोग उन स्थान को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। लोग शांति वाले क्षेत्र में रहना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि लोगों कोई भी लोग हो, जहाँ जहाँ पर अशांति होगी वहां पर लोगों में तनाव वगैरह होगा, इस वजह से लोग वहां पर रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, फिर है जनसंख्या वृद्धि। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जैसे जनसंख्या वर्ष 2011 में 121.1 करोड़ जनसंख्या 01 करोड़ जनसंख्या थी इसकी भारत की, और 2001 में थी 102.7 करोड़। तो निरपेक्ष वृद्धि कितनी हुई? 18.3 करोड़। कैसे हुई? अब 121 में से 102 माइनस कर दिए तो 18.3 आ गए, तो मतलब जो भारत की जनसंख्या वृद्धि इतनी रही, इसे ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। फिर विश्व की जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। अब जनसंख्या वृद्धि अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से हुई, तो वही देख लेते हैं। फिर पहला है प्रागैतिहासिक काल। महाद्वीपों पर बर्फ के कम होने के उपरांत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप तथा दक्षिणी पश्चिमी व पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तार का अनुमान लगाया जाता है। अमेरिकी भूमि पर मानवीय उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर कुल 33 लोग रहते थे, जो बढ़कर 15,000 वर्ष के उपरांत लगभग 53 लाख हो गए, जिस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इस समय संसार के औसत घनत्व 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब ऐतिहासिक काल में मतलब वहाँ मानव की उत्पत्ति वगैरह हुई तो उतना सब ज्ञान नहीं था, तब वृद्धि धीरे धीरे हुई। उस समय का घनत्व भी 0.01 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, और जनसंख्या भी लाख में ही थी, पूरे विश्व की बता रहे हैं। फिर आया प्राचीन काल। ईसा काल के आरंभ में विश्व की कुल जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के मध्य होने के अनुमान लगाया जाता है। इस दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी एशिया, यूनानी, रोमन साम्राज्य, मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ साथ सिंधु सरस्वती सभ्यता विशाल जनसमूह के क्षेत्र थे। मतलब जहां जहां सभ्यताओं की उत्पत्ति हुई वहां वहां अधिक जनसंख्या रहती थी, तो नई जनसंख्या समूह में कहा गया। ठीक है, और प्राचीन काल में जनसंख्या थी विश्व की कुल 20 से 30 करोड़। फिर आया मध्यकाल। इतिहास की दृष्टि से यह 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच का काल खंड है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या थी 55 करोड़। इस समय जनसंख्या वृद्धि की गति अत्यंत मंद रही, किंतु कुछ देशों में अधिक रही। इस समय बाढ़, सूखा, महामारी, युद्धों के कारण जनसंख्या में कमी हुई। युद्ध के कारण और बाढ़, सूखा वगैरह के कारण ज्यादा लोग मरते गए, तो इसलिए इनकी वृद्धि बहुत धीमी रही। फिर आया आधुनिक काल। तो 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या थी 55 करोड़। फिर 1750 ईस्वी में बढ़कर 72 करोड़ हो गई। फिर 1850 ईस्वी में यह दुगनी वृद्धि के साथ 133 करोड़ हो गई। फिर 1950 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 251 करोड़। फिर 2001 में 610 करोड़, 2013 में 714 करोड़ तक पहुंच गई। तो ये वृद्धि बहुत जल्दी जल्दी हुई। ठीक है, अब ये जो विश्व वर्ष है, अलग अलग वर्ष में विश्व की जनसंख्या कितनी रही, कब कितनी रही, वो सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये आगे के भी अनुमान बताए गए। 2025 में 781 हो जाएगी और 2050 में 903। मतलब ये बढ़ते बढ़ते कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी। और ये क्या कहते हैं, आलेख के सहायता से भी बताया गया कि पहले तो धीमी थी, फिर बढ़ते 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 2000 तक इतनी आ गई। फिर 2000 से 2010 के बीच में मंद रही, फिर वापस थोड़ी तेजी से बढ़ी। फिर 2010 के बाद 2013 से लेकर 2025 तक मंद रहेगी,
फिर 2050 तक अचानक से इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल द पर्ल्स क्लासेस पर मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।